हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, आपके सामने में है, देख सकते हैं, जीएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि कल नहीं हो पाया था किसी कारण से। तो आज जो है हम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। अब फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में अब आ गए। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग कम्युनिकेशन पढ़े थे, तो अब ये जो है आप लोग को सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ में भी पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में तो जो है आप लोग को फंडामेंटल में भी पढ़ना था, ठीक है, और कम्युनिटी में भी पढ़ना था, दोनों में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंटल में पढ़ना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सेम चीज़ें हैं, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में याद किए होंगे कम्युनिकेशन को, तो वही चीज़ को यहाँ भी पूछा जाए, कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संचार का कौशल, बात करने का कौशल, ठीक है ना। तो एक कम्युनिकेशन जो होता है, यह कभी भी एक व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है, या तो ग्रुप में होगा या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगा। तो सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो संप्रेषण का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच जो है सूचनाओं के आदान प्रदान, ठीक है। अब ये सूचना में या तो हो सकता है किसी का विचार दिखा सकता है, सिर्फ और सिर्फ विचार हो सकता है, भावना हो सकता है, दृष्टिकोण हो सकता है, सिंबल के रूप में हो सकता है, सूचना हो सकता है, ठीक है ना, लेटर हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है इससे कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन एक प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, भेजना या किसी को जानकारी देना, यही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो हेल्थ के सेक्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान है कम्युनिकेशन का। क्योंकि मान गए एक डिपार्टमेंट के अगर नर्स को दूसरे डिपार्टमेंट के नर्स से अगर पेशेंट के बारे में जानकारी लेना हो, तो वह बार बार जो है उसके पास चल के तो नहीं जाएगी, तो वह जो है या किसी जो है दूसरे स्टाफ को भेजेगी, या फिर टेलीफोनिक माध्यम से ले सकती है जानकारी, या फिर जो है जो उधर से नर्स आएगी, वह नर्स अगर जानकारी देना है दूसरे को, तो डायरेक्टली वह ओरली रूप में भी जाकर जानकारी दे सकती हैं। तो यह सब एक प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, जिसके ज़रिए पेशेंट के सूचनाओं को उसके जो है इधर से उधर स्वास्थ्य कर्मचारी जो है अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहता है, एक हमारा वेबस्टर डिक्शनरी है, एक वेबस्टर डिक्शनरी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। तो ये वेबस्टर डिक्शनरी जो है, इनके अनुसार संप्रेषण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होता है, इसीलिए इसको प्रोसेस कहा गया है, जिसके द्वारा 2 व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, प्रतीक चिन्हों को आदान प्रदान हो सकता है, किसी का व्यवहार दिखा सकता है, और भाषा के रूप में, मतलब किसी भी रूप में जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या तो सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में, या जो है सूचना के रूप में, या फिर व्यवहार के रूप में, या भाषा के रूप में आप कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र इधर से उधर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों और उसके समूहों के बीच कर सकते हैं। तो यह किसने कहा? वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार है, ठीक है। अब नॉर्मल तौर पे जानिए, देख लीजिए, संप्रेषण का तात्पर्य सूचनाओं के आदान प्रदान से है। संप्रेषण कम्युनिकेशन का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वह इन्फॉर्मेशन, सूचना को आदान प्रदान, ठीक है ना, आदान प्रदान से है, जो विचार, विश्वास, भावना, दृष्टिकोण, भाषा के रूप में, या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में यह संपन्न होता है। मेरे डियर, संप्रेषण का तात्पर्य होता है कि सूचनाओं को आदान प्रदान करना। आदान प्रदान अब किस माध्यम से किस चीज़ को कर सकते हैं? तो आप अपने विचार को भी जो है भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को भी, आप अपने दृष्टिकोण को भी, आप अपने भाषा लैंग्वेज को भी जो है इस कम्युनिकेशन के जरिए व्यक्त कर सकते हैं सूचना के माध्यम से। तो यही होता है, नॉर्मली सूचनाओं को आदान प्रदान करना ही जो है क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो ये कम्युनिकेशन आप लोग समझ गए, जिसका उपयोग जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों के लिए जो है मरीजों के सूचनाओं को जो है एक से दूसरे विभाग में या उच्च पदाधिकारियों के साथ या अन्य स्टाफ के साथ जो है सूचनाओं को जो है कम्युनिकेट करने में इस कम्युनिकेशन स्किल के जरिए संभव हो पाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, संप्रेषण का वर्गीकरण, कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। संबंध के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे अलग अलग आधार पर पूछेगा, तो मेरे डियर, संबंध के आधार पर, रिलेशन के आधार पर कम्युनिकेशन 2 प्रकार के, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। एक औपचारिक संप्रेषण होता है और एक अनौपचारिक होता है। तो संबंध के आधार पर अगर पूछेगा तो 2 प्रकार से, ठीक है ना।
ये हो गया। यहाँ पे देख लीजिए कितने आधार पर जो है बांटा गया है, तो देख सकते हैं ऊपर में कम्युनिकेशन है संबंध के आधार पर, पहला है संबंध के आधार पर और दूसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर, ठीक है ना, अभिव्यक्ति के आधार पर और एक संबंध के आधार पर, ठीक है। तो दोनों के आप लोग वर्गीकरण अगर पूछ देगा तो बता दीजिएगा कि संप्रेषण दो प्रकार के, एक संबंध के आधार पर फॉर्मल और इनफॉर्मल, और वही दूसरा पर अगर पूछ देगा अभिव्यक्ति के आधार पर तो एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो जो वर्बल होता है इसको जो है हम लोग मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं सूचनाओं को, ठीक है। और जो नॉन वर्बल होता है अशाब्दिक होता है, इसमें कोई शब्द नहीं होता है, इसमें किसी का जो है हो सकता है थॉट हो, किसी का कोई भाषा हो या किसी का कोई चिन्ह हो, तो यह अशाब्दिक होता है, इसमें शब्द का उपयोग नहीं होता है। जबकि वर्बल वाला में या तो मौखिक होगा, सीधा हम मुंह से बोलकर किसी को सूचना दे देंगे तो यह जो है मौखिक हो जाएगा, अगर हम किसी चीज़ के पर लिख कर भेजेंगे तो वह लिखित हो जाएगा। तो संप्रेषण दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, एक संबंध के आधार पर फॉर्मल और इनफॉर्मल, और अभिव्यक्ति के आधार पर दो प्रकार के वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल भी दो प्रकार ओरल और रिटेन। इस चीज़ को समझ गए। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे वर्गीकरण समझ गए। अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज़ें है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। जब भी कम्युनिकेशन पूछेगा तो कम्युनिकेशन के डिफिनीशन के बाद जो है आपको उसको घटक के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा ना तो उसके घटक के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो मेरे डियर घटक के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इससे पहले वाला जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोग को मैं बैरियर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। मतलब अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बैरियर का काम करता है, मतलब अवरोधक का काम करता है, रोकने का काम करता है कम्युनिकेशन का, तो वो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसी में मैं बताया था कि TNPR के लिए पूछे तो यही लिखना है और कम्युनिकेशन के लिए पूछे तो यही लिखना है। दोनों भी कंडीशन में जो अवरोधक का काम होगा, बैरियर का काम, वह एक ही क्वेश्चन के जरिए आप दोनों में लिख सकते हैं। तो वो मैं पढ़ा दिया हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं उनको तो समझ में आएगा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पीछे कितना बार चिल्ला के बोला था कि कम्युनिकेशन में भी इसको लिखेंगे और TNPR मतलब नर्स पेशेंट रिलेशन में भी पूछेगा तो बैरियर में, अवरोधक में इसी को लिखेंगे। समझ गया चीज़ को। चलिए कंपोनेंट अब कौन कौन होते हैं, घटक क्या क्या होंगे संप्रेषण कम्युनिकेशन में, तो मेरे डियर इस घटक के जरिए आप समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन जो है कैसे कैसे होता है। तो मेरे डियर आपको समझना है कि अगर आप किसी के पास से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, संदेश अपना पहुंचाना चाहते हैं, तो जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई विषय वस्तु लेकर करेंगे, तो आपके पास एक संदेश होगा, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन किसी से करना चाहते हैं, सूचना भेजना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश होगा ही होगा, ठीक है, एक मैसेज होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वह मैसेज को भेजने वाला होता है और उसको हम लोग सेंडर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया मैसेज, पहला पॉइंट। जो संदेश होता है, जिस संदेश में या तो कोई सुझाव हो सकता है या कोई दृष्टिकोण या कोई आदेश आप दे सकते हैं, या कोई आपका इमोशन, भावना हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, या कोई भी मैटर हो सकता है किसी भी रूप में, वह एक संदेश होगा, तो यह मैसेज हो जाएगा। उसके बाद इस मैसेज को सेंडर भेजेगा, जो भेजने वाला होता है तो वह सेंडर होगा, सेंडर भेजेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें उल्टा पर दिया गया, ठीक है, ये चीज़ को उल्टा दिया गया है, समझ गए। इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे घटक में मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, तो आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जैसे कोई एक सेंडर होगा, जैसे हमें भेजना है किसी के पास कोई सूचना, तो पहले हम होंगे तब ना हम किसी के पास भेजेंगे, मतलब पहले हम सेंडर होंगे तब तो हम सूचना को भेजेंगे ना। तो सेंडर के बाद मैसेज आएगा, सेंडर होगा, यह मैसेज को क्या करेगा, इस मैसेज को आगे भेजेगा, तो सेंडर के बाद मैसेज होना चाहिए। अब मैसेज के बाद जो है, मैसेज के बाद क्या होना चाहिए, मीडियम, या इसी को चैनल बोलते हैं, ठीक है। पहले समझिए, सेंडर होगा जो भेजेगा मैसेज को या कोई भी चीज़ को, वह एक मैसेज होगा जो भेजेगा उसको। अब मैसेज में कुछ भी हो सकता है। अब इस मैसेज को भेजेगा तो किसी न किसी माध्यम से भेजेगा, चाहे आप ईमेल के माध्यम से भेजें या किसी व्यक्ति के थ्रू में भेजें या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजें या कुरियर के माध्यम से भेजें, कोई भी एक माध्यम आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप ओरली मौखिक रूप से कहना चाहते हैं तो टेलीफोन का सहारा लेंगे, तो बाई ओरली कहने के लिए टेलीफोन भी एक माध्यम होगा ना। तो ये चीज़ें होता है। तो एक आपका मीडियम होगा, माध्यम, जिसको हम लोग चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। अब चैनल के बाद जो है आपका एक पॉइंट आता है,
चैनल के बाद जो होता है एक देखिए यहाँ पे होगा आपका रिसीवर होता है प्राप्त करने वाला। जैसे मानिए कि हमको अगर मैसेज किसी के पास भेजना है तो हम भेजने वाले होंगे, एक सेंडर हम रहेंगे। अब क्या भेजना है, क्या मैसेज है, तो एक मैसेज हो जाएगा, ठीक है, घटक के रूप में। अब अगला घटक के रूप में होगा कि हम भाई मैसेज हो गया और हम भेजने वाले हो गए, तो हम किसके थ्रू भेजेंगे, ईमेल के थ्रू भेजना है, व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है, किसके थ्रू भेजना है। तो अगर व्हाट्सएप के थ्रू भेजना होगा तो व्हाट्सएप हमारा मीडियम माध्यम बन जाएगा, तो उसके मैसेज के आगे एक मीडियम यानी चैनल हो जाएगा। अब मैसेज मीडियम के थ्रू हम भेज दिए तो अब कहीं ना कहीं वह जाएगा किसी न किसी के पास जिसको हम भेजे हैं, तो जिसके पास जाएगा यानी जो हमारे मैसेज को रिसीव करेगा वह रिसीवर बन जाएगा, ठीक है, प्राप्तकर्ता बन जाएगा। अब प्राप्तकर्ता के बाद आता है लास्ट में फीडबैक आता है। फीडबैक में होता है कि ये जो रिसीवर होता है मैसेज प्राप्त करने के बाद आपको मैसेज को देखेगा, पढ़ेगा और जैसा इसको लगेगा वैसा जो है आपको यह प्रतिक्रिया दे देगा, मीन्स आपका जो है रिप्लाई दे देगा। तो यह फीडबैक लास्ट होता है, ठीक है। तो कितना पॉइंट हुआ घटक, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट एंड पांचवा पॉइंट। यह 5 घटक याद रखना है। क्या क्या याद रखिएगा, एक मैसेज होगा, मैसेज जो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ जो समझने में आसान हो। एक सेंडर होगा जो भेजेगा, ठीक है, मैसेज को, कोई भी मैसेज भेजने वाला व्यक्ति सेंडर होता है। अब जो व्यक्ति होगा वह कोई ना कोई मैसेज भेजेगा, संदेश भेजेगा। अब इस संदेश में कुछ भी हो सकता है, या तो पत्र हो सकता है, या तो एप्लीकेशन हो सकता है, या तो ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर मतलब आदेश, या सजेशन सुझाव हो सकता है, या सिर्फ हम सिंबल भेज सकते हैं इसके माध्यम से, चिन्ह, या अपनी दृष्टिकोण, अपनी भावना जो है हम दर्शा सकते हैं मैसेज के माध्यम से। तो कोई ना कोई एक मैसेज हो जाएगा जो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। मैसेज के बाद जो है हमारा एक चैनल होगा, मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक जो है हमारा चैनल होगा। इसके स्टेप के बाद जो है चैनल मतलब जिसके द्वारा भेजेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म यानी मीडियम के बाद हमारा एक रिसीवर होगा जिसके पास मैसेज हम भेजेंगे और वो प्राप्त करने वाला होगा रिसीवर। एंड उसके बाद लास्ट में यह रिसीवर क्या करेगा कि अपना फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया देगा हमारे मैसेज को। तो यह जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यह 5 कंपोनेंट होता है, ठीक है। पांचों के बारे में बता दिए। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे माध्यम में लिखा है ना, रेडियो, टेलीफोन आदि, ईमेल वगैरह, यही चीज़ें हैं। बाकी यही आपको 5 स्टेप याद रखना है। फीडबैक हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है घटक। लिख दीजिएगा इस तरीक़ा से। तो अब लिखिएगा टेक्निक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने का क्या तकनीक होनी चाहिए। अगर आपके अंदर किसी से बात करने का कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आमने सामने भी आप बात किसी से नहीं कर सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन आमने सामने भी होता है, ठीक है ना। आमने सामने भी आप अपने बातों को उसको डायरेक्टली कह सकते हैं और वो आपको उस तरीके से बात को सुना सकता है। तो इसमें क्या होगा कि मीडियम नहीं होगा, डायरेक्ट फेस टू फेस बात हो जाएगा व्यक्ति से। तो यह भी एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या क्या तकनीक, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए देख लीजिए। तो एक अच्छे संप्रेषण तभी बनेगा जब आपको इसके बारे में तकनीक पता रहेगा। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्न चरणों द्वारा होती है। कौन कौन से चरण है देख लीजिए। संदेश को कहना। पहले कम्युनिकेशन में अगर हमारे आमने सामने कोई व्यक्ति है और उससे हम अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम संदेश को कहेंगे, ठीक है। संदेश को कहेंगे तो अगर मानिए हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और हम उसको कोई चीज़ कह रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो हम संदेश उसको कहेंगे, वो व्यक्ति सुनेगा, ठीक है ना। सुनने के बाद वह उस पर ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा उसका, और अपने अंदर उसको क्या करेगा, व्यक्त करेगा। और व्यक्त करने के बाद वह क्लियरिटी करेगा, और क्लियरिटी करने के बाद वह ध्यान दे देगा। ध्यान देने के बाद वह जोड़ेगा, फिर अलग अलग बांटेगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसको जो है शॉर्ट करेगा, संक्षिप्तीकरण करेगा। तो यह जो है आपको इस चरण को याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से चरण है, तो निम्न चरण को उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के टेक्निक में, तकनीक में। संदेश को कहना, कहना के बाद सुनना, सुनना के बाद अवलोकन करना, उसके बाद पुनः उसको व्यक्त करना, स्पष्ट करना, ध्यान देना, उस पर जोड़ना, बांटना, संक्षिप्त करना। यह स्टेप प्रोसेस याद रखिएगा आप लोग, ऊपर से नीचे याद रखिएगा। पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 यह जो है वर्ड याद रखना पड़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ। और इसी प्रोसेस के जरिए जो है कम्युनिकेशन तकनीक जो है यही है कि संदेश को कहेगा, फिर सुनेगा, फिर उस पर ध्यान अवलोकन देगा, फिर पुनः उसको व्यक्त किया जाएगा, फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा, फिर उस पर स्पष्ट किया जाएगा उसको, फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा, फिर उसको जोड़ा जाएगा, फिर बांटा जाएगा और फिर उसको संक्षिप्त किया जाएगा। तो यह तकनीक आपके 9 पॉइंट ध्यान में रखिएगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है।
अगर आपको वीडियो में अगर नहीं पता चल पाता हो तो वीडियो को एक बार रोकिए और ध्यान से देखिए कि क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब कम्युनिकेशन करने के क्या लाभ होते हैं, लाभ भी आपको जानना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का बेनिफिट्स एडवांटेज देखिए। संप्रेषण उपचार के समय लोगों का साथ व सहानुभूति को बढ़ाता है। संप्रेषण जो है क्या करता है कि उपचार के समय मतलब लोगों के इलाज के समय सहानुभूति सिंपैथी को बढ़ाता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य उपचार में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। आप व्यक्ति से जितना ज़्यादा बातें करेंगे वह व्यक्ति जो है उतना ही ज़्यादा जो है आपसे लगाव रखेगा, ठीक है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य उपचार में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है ना। मरीजों की भावनाओं एवं विचारों को समझने में मदद करना। अब कम्युनिकेशन के जरिए आप मरीज के भावनाओं को और विचारों को समझ सकते हैं, वह अपनी बात को कहेगा आपसे, तो ठीक है ना। तो ये सब इसका लाभ होता है, विशेषता होता है। समझ रहे चीज़ को। नेक्स्ट देखिएगा कि संप्रेषण से उपचार करने के लिए अच्छा वातावरण तैयार होता है। संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण से आप उपचार करने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। संप्रेषण के द्वारा लोगों को मानसिक सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है। कम्युनिकेशन के जरिए लोगों के क्या मेंटली प्रॉब्लम है, इस मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है, ठीक है। संप्रेषण के द्वारा उपचार के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब हम लोग मेंटल में पढ़ रहे हैं तो मेंटल से ही रिलेटेड संप्रेषण को लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसीलिए ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ को देख रहे हैं। इसीलिए जो भी कुछ जो है आपके संप्रेषण या कम्युनिकेशन होगा वह मेंटल मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से होगा, ठीक है ना। संप्रेषण के द्वारा उपचार के जो प्रभाव है, इफेक्ट है, इसको मूल्यांकन को किया जा सकता है। आप चाहें तो कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने किए गए कार्यों के प्रभावों का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह 6 पॉइंट हो गया जो आपके कम्युनिकेशन का बेनिफिट, लाभ या विशेषता है, ठीक है। चलिए अब बात आता है, देखिए यहाँ पे उपचारात्मक संप्रेषण की तकनीक लिखिए। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का टेक्निक हम लोग ऊपर भी देखें और फिर से टेक्निक देखने जा रहे हैं। फिर से आपको रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। फिर से रिपीट है, वही प्रश्न है, तकनीक पूछा है। फिर से अगला क्वेश्चन है ये अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। पहला अवलोकन करना, ठीक है। अवलोकन के बाद स्पष्ट करना, जानकारी देना, सुनना, दोबारा व्यक्त करना, बांटना, जोड़ना, प्रश्न करना, ये सब के सब जो है तकनीक है। केंद्रित करना, फोकसिंग, सामना करना, कन्फर्मिंग, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कहना, आस्किंग फॉर इलस्ट्रेशन। तो ये जो है आपको 11 पॉइंट आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि हम जो है एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन ही अलग है, एक क्वेश्चन ही अलग है, यह भी टेक्निक ही है, कम्युनिकेशन का टेक्निक ही है। और ऊपर से बहुत सारे चीज़ आपको मिलता जुलता नज़र भी आ रहा होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में आप लोग को रखिएगा। अब आप कहिएगा कि सर बताइए कि क्या हम इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो मेरे डियर बिल्कुल जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इधर उधर करके। बस आपको ये 12 पॉइंट को दिमाग में रखना है कि एक अवलोकन है, स्पष्ट करना है, जानकारी देना है, सुनना है, दोबारा से व्यक्त करना है, बांटना है, जोड़ना है, प्रश्न करना है, यह सब के सब जो है केंद्रित करना है, सामना करना है, उदाहरण देने के लिए कहना है। तो ये सब के सब आपके तकनीक है कम्युनिकेशन स्किल का। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, नर्स को मरीज के साथ बात करते समय निम्न तरीका नहीं अपनानी चाहिए। अब एक नर्स को जो है पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते समय मतलब बातचीत करते समय निम्न तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। इससे जो है हम लोग इससे अलग होंगे। जैसे झूठा का पेशेंट को आश्वासन नहीं देना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए उसके बातों को, अधीर होना नहीं चाहिए, अपना बचाव करना, ठीक है ना, अपना बचाव भी नहीं कर सकते हैं आप, जो रियलिटी है वही करना चाहिए। मरीज का आलोचना करना ये नहीं कर सकते हैं, आग्रह नहीं कर सकते हैं। तो यह सब के सब जो है एक नर्स के लिए नहीं करने का एक जो है तरीका है। ये सब चीज़ें नर्स नहीं कर सकती है। अपने मन में ही बात पक्की करनी, नर्स अपने मन में ही बात पक्की नहीं कर सकती है कि आज तो हम ये चीज़ करेंगे ही इसके साथ। एकदम कम बात करना, एकदम से कम बात करना भी नहीं चाहिए नर्स को। बार बार बातचीत का शीर्षक बदलना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने मरीज के साथ तो बार बार टॉपिक्स बदलने से दिक्कत होगा। मरीज के बोलते समय बार बार बाधा डालना, यह भी सही काम नहीं है। सलाह प्रदान करना, यह भी ठीक नहीं है। और बात को पक्की ना करना, यह भी जो है एक आपका दिक्कत भरी बातें हैं। तो यह 12 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए, जो एक नर्स को ये सब जो है नहीं करना चाहिए, ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। जैसे झूठे आश्वासन देना,
नकारना, अधीर होना, अपना बचाव करना, मरीज की आलोचना करना, आग्रह करना, अपने मन में ही बात पक्की करना, एकदम बात न करना, बात बात पर बातचीत का शीर्षक बदलना, मरीज के बोलते समय बार बार बाधा उसमें डालना, सलाह प्रदान करना, बात को पक्की ना करना। मतलब इसमें सीधा कहा जाए तो अपने मनमानी के आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन नर्स के साथ, नर्स है और पेशेंट के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उसके बातों को सुने और वो क्या कह रहा है इसको सुने अच्छे से, ये ना कि आप अपनी बातों को उसमें ज़बरदस्ती घुसेरेंगे और ज़बरदस्ती सब चीज़ जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए करेंगे, तो ये कम्युनिकेशन सही नहीं है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट याद रखिएगा। अब हमारे बीच में आता है उपचारात्मक संप्रेषण की अत्यधिक प्रभावी बनाने के उपाय। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संप्रेषण का जो उपचार के दौरान चलने वाला जो संप्रेषण होता है उसी को उपचारात्मक संप्रेषण कहते हैं। तो ये संप्रेषण जो है कैसे हम इसको प्रभावी इफेक्टिव बना सकते हैं, देख लीजिए। संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नर्स को मरीज के सामने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। वह आसान भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। नर्स को संप्रेषण का प्रभावी बनाने के लिए लैडर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है नर्स को, तो नर्स को चाहिए कि वो जो है अपने नर्स को मरीज के सामने अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। वह आसान भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। नर्स को प्रभावी रूप से संप्रेषण जो है बनाने के लिए लैडर पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, लैडर पद्धति क्या होता है देख लीजिए। जैसे L4 होता है, ये फुल फॉर्म है, यही जो है प्रभावी बनाता है कम्युनिकेशन को। देखिए, लुक एट द मेंटेन आई टू आई कॉन्टेंट। अब इसमें नर्स को चाहिए लैडर पद्धति में कि मरीज के आंखों से अपने आंखों को डालकर जो है देखे और मेंटेन करना चाहिए और उसके आंखों को अपनी आंखों से, तभी कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ए है आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। नर्स को ये चाहिए कि जो है मरीज को उसको प्रश्न पूछने दे, उससे संबंधित जो भी उसके मन में प्रश्न हो वह ज़रूर पूछे, तो इससे कम्युनिकेशन सफल होगा, प्रभावी होगा। ठीक है ना। डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट इंटरप्ट, डी जो होता है डू नॉट इंटरप्ट, मतलब बीच में आप जो है तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, अगर प्रभावी बनाना है तो। ठीक है ना। फिर है डी, डू नॉट चेंज सब्जेक्ट। आप अपने शीर्षक को भी जो है चेंज बदल नहीं सकते हैं। एज ए नर्स आपको जो है अपने सब्जेक्ट को बदलना नहीं चाहिए अगर आप कम्युनिकेशन को बेहतर करना, प्रभावी बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है ई है एक्सप्रेस इमोशन विथ कंट्रोल। आपको अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा और जो आप दिखा रहे हैं वह आपके भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी मरीज को जो है आप बिल्कुल जो है भावनात्मक रूप में नहीं बहा सकते हैं भावना दिखाकर। ठीक है ना। उसके बाद है आर है लैडर में रिस्पॉन्सिबली लिसन। अब आपको जो है एक रिस्पॉन्सिबली तरीके से लिसन मतलब सुनना भी चाहिए मरीज के बातों को, तो यह लैडर पद्धति के जरिए हम जो है मरीज के साथ कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। याद रखिएगा लैडर को। ठीक है, लैडर कहा जाए तो L4 होता है लुक एट द आई, मेंटेन आई टू आई कॉन्टेक्ट। F होता है आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। D फॉर डू नॉट इंटरप्ट। D फॉर डू नॉट चेंज सब्जेक्ट। E फॉर एक्सप्रेस मोशन विथ कंट्रोल। R फॉर रिस्पॉन्सिबली लिसन। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और इस प्रकार से आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के घटक क्या है, कम्युनिकेशन के लाभ क्या है, कम्युनिकेशन का तकनीक क्या है, कम्युनिकेशन में नर्स को क्या नहीं करना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए क्या कौन से पद्धति है, ये हो गया। अब रह गया कम्युनिकेशन का अवरोधक बैरियर के रूप में, तो मैं आपको इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ, जाके आप लोग उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कि अवरोधक बैरियर वाले प्रश्न को कैसे लिखना है। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।